Hello everyone, welcome back. Today we are going to read a poem of class 8th English from the book Stellar English and the poem name is The Tiger in the Zoo यानी चिड़ियाघर का बाघ। तो ये जो कविता है वो एक ऐसे बाघ यानी टाइगर के दर्द के बारे में है, क्रोध के बारे में है और ये कहें कि बेबसी को व्यक्त करती है जिसे पिंजरे में बंद करके चिड़ियाघर में रखा गया है, क्योंकि उसका असली घर तो जंगल है जहाँ वो स्वतंत्र होकर घूमता है, शिकार करता है और अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीता है। मगर चिड़ियाघर में बंद होकर वो अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को खो देता है, उससे वो वंचित हो जाता है। तो इसी के बारे में है ये पोयम। चलिए पोयम रीड करते हैं और जानते हैं कि एक बाघ की सही जगह क्या है, नेचर या फिर जू। The poem describes the agony and helplessness of a caged tiger that lives in a zoo. Caged tiger यानी जिसे पिंजरे में बंद रखा गया हो। ये कविता चिड़ियाघर में रहने वाले पिंजरे में बंद बाघ का दर्द और उसकी बेबसी का वर्णन करती है। The tiger's natural habitat is the jungle and its vast lands. तो उसका असली घर तो प्राकृतिक निवास यानी जंगल होता है या फिर वास्टलैंड्स यानी विशाल क्षेत्र जहाँ वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। इट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट इज टू हंट और उसका स्वाभाविक स्वभाव भी शिकार करना है। बट द केज टाइगर इज डिप्राइव्ड ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड बिहेवियर। लेकिन जिसको हम पिंजरे में बंद कर देंगे वो अपने प्राकृतिक स्वभाव और व्यवहार को कैसे व्यक्त करेगा, वो तो उससे वंचित रह जाएगा। द पुअर एनिमल हैज़ टू सफ़र बिकॉज ऑफ द क्रूअल्टी एंड सेल्फिशनेस ऑफ मैन। तो बेचारा जो जानवर है वो मनुष्य की क्रूरता और उसके स्वार्थ के लिए उसको ये सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। वो अपना बस मनुष्य जो है बस अपना फ़ायदा देखता है, जिसके कारण वो उसको एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Rage मतलब गुस्सा, क्रोध। यहाँ बाघ पिंजरे में इधर उधर टहल रहा है। उसका शरीर सुंदर और चमकीली धारियों वाला है, लेकिन उसकी चाल सीमित है, क्योंकि जितना बड़ा पिंजरा है उतने में ही वो घूम सकता है। उसके पंजे बहुत मुलायम हैं, इसलिए उसकी चाल शांत है, परंतु उसके भीतर एक गहरा गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि वो कैद में है और कुछ कर नहीं सकता, आज़ाद नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब आगे बताते हैं, उसे तो छाया में छिपकर रहना चाहिए, लंबी घासों के बीच धीरे धीरे सरकते हुए पानी के तालाब के पास जहाँ मोटे ताज़े हिरण घूम रहे हों यानी उनका शिकार गुजरते हों, वहाँ होना चाहिए। कवि कहते हैं कि बाघ का सही स्थान तो जंगल ही है। उसे पेड़ों में छिप कर रहना चाहिए, छिप कर बैठना चाहिए, लंबी घासों के झुरमुट में चुपचाप चलना चाहिए और पानी के स्रोत के पास अपने शिकार यानी हिरन जैसे जानवरों को ढूंढना चाहिए। वही उसका स्वाभाविक जीवन है। वो चिड़ियाघर में क्या कर रहा है? He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो उसे तो जंगल के किनारे बने घरों के आसपास गरजना चाहिए, यानी जंगल के जो आसपास घर होते हैं वहाँ अपनी गर्जना करनी चाहिए और उससे उसको लोगों को डराना चाहिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जंगल की सीमा पर अपने सफ़ेद नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए गांव वालों को, टेररिज्म मतलब होता है उनको डर फैलाना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक बाघ जो है वो जंगली और शक्तिशाली प्राणी है। उसे जंगल के किनारे घूमना चाहिए, गर्जना करनी चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। यही तो उसका प्राकृतिक स्वभाव है। लोग तभी तो उससे डरते हैं। मगर अगर उसे हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो ये सब नहीं कर सकता, और कोई भी उससे क्यों डरेगा, क्योंकि वो पिंजरे में कैद है। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है।
वो तो सीमेंट की कोठरी में बंद है, एक सेल में बंद है। उसकी सारी शक्तियां तो सलाखों के पीछे कैद हैं। वो अपनी शक्ति दिखाएगा कैसे? वो अपने पिंजरे की लंबाई भर चक्कर लगा पाता है। जितना बड़ा पिंजरा है उसी में भीतर भीतर चलता रहता है। आने वाले दर्शकों को अनदेखा करता है। वो विजिटर्स पे ध्यान क्यों देगा? यहाँ बाघ को बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाया गया है। एक मजबूर, बेबस जानवर जो एक कठोर सीमेंट के कमरे में बंद है और उसकी ताकत जो जंगल में काम आती है वो बेकार हो रही है। वो बस पिंजरे में घूमता है। लोग उसको देखने आते हैं एक नुमाइश की तरह, और लोगों को वो नज़रअंदाज करता है क्योंकि उसको उसमें कोई भी इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं पड़ता। वो विजिटर्स को बिल्कुल इग्नोर करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. रात में वह आखिरी आवाज़ सुनता है। जब रात को चिड़ियाघर बंद होने का समय होता है तो वो रात में आखिरी आवाज़ें सुनता है जो कि गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं, और वो अपनी चमकती आंखों से चमकते तारों को निहारता रहता है। यानी दिन भर तो लोग उसको देखने आते हैं, विजिटर्स आते हैं जिनमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं है, लेकिन आखिरी आवाज़ें वो रात को सुनता है और सब उसके बाद शांत हो जाता है। जितनी भी गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं वो इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि लोग तो रात को चले जाते हैं, चिड़ियाघर बंद हो जाता है। आसमान के तारों को देखता वो अपनी रात काटता है और खोई हुई आज़ादी को याद करता है। तारे खुले आकाश में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वो एक पिंजरे में कैद होता है। तो ये जो कविता है ये चिड़ियाघर में जो बंद बाघ होता है उसके दर्द को बता रही है। उसको ऐसा प्रतीत कर रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेबस है। जंगल का राजा तो है पर स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य ने उसको अपने स्वार्थ के लिए पिंजरे में बंद कर दिया है। वो बहुत ही गुस्से में है पर कुछ कर नहीं सकता। कवि इस कविता के माध्यम से पशुओं पे हो रहे अत्याचार और उनकी स्वतंत्रता छिन जाने पर निंदा जताते हैं। तो ये तो हो गया इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। इसके पोएट का नेम है लेस्ली नॉरिस। तो चलिए पोएट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोएट, तो कवि के बारे में लेस्ली नॉरिस, जिनका जन्म 21 मई 1921 में हुआ था और जिनका निधन 6 अप्रैल 2006 में हुआ था, वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्स पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो लेस्ली नॉरिस जो थे वो पुरस्कार विजेता वेल्स कवि और लघु कथा लेखक थे, यानी छोटी छोटी स्टोरीज लिखते थे। ही टॉट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटिश एंड द यूनाइटेड स्टेट इंक्लूडिंग ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी यानी BYU। तो उन्होंने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई इंस्टीट्यूशन में अपना अध्यापन किया, मतलब टीचिंग की, जिनमें ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी यानी BYU भी शामिल है। Norris is considered one of the most important Welsh writers of the post-war period and his literary publications have won many prizes। तो नॉरिस जो हैं वो युद्धोत्तर काल में यानी जब वॉर का टाइम था तब सबसे महत्वपूर्ण वेल्स लेखकों में से एक माना जाता था उनको, और उनकी जो साहित्यिक रचनाएं थीं उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। नॉरिस पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम इन 1938। तो उन्होंने अपनी पहली कविता वर्ष 1938 में प्रकाशित की, एंड बाय 1943 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री। और 1943 तक यानी 1943 तक उनकी पहली कविता पुस्तक भी प्रकाशित हो गई। हिज कैरियर एज ए पोएट बिगन टू टेक ऑफ व्हेन हिज फर्स्ट कलेक्शन फाइंडिंग गोल्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1967। एक कवि के रूप में उनका कैरियर तब तेजी से आगे बढ़ा जब उनका पहला काव्य संग्रह फाइंडिंग गोल्ड 1967 में प्रकाशित हुआ। By 1980, Norris published 3 volumes in the Phoenix Living Poets। और 1980 तक उन्होंने नॉरिस के जो फोनिक्स लिविंग पोएट्स की श्रृंखला है उसमें 3 खंड प्रकाशित किए। His publication Ransom had won the Poetry Society's Alice Hunt Bartlett Prize in 1970। और उनकी कृति जो रैंसम थी उसको 1970 में पोइट्री सोसाइटी एलिस हंट बार्लेट प्राइज से भी सम्मानित किया गया। In addition to poems and short stories, Norris published translation, biographies and reviews। तो कविताओं और लघु कथाओं के अतिरिक्त नॉरिस ने अनुवाद, जीवन परिचय
और समीक्षाएं भी प्रकाशित की। तो ये तो हो गया पोएट के बारे में। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक और समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।